बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 इतिहास के अध्याय प्रथम फ्रांसीसी क्रांति को, जिसके तहत हम अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होती है और इसके तहत फ्रांस में अलग अलग तरह की सरकारें बनती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया, बढ़ चढ़ करके उन्होंने अपना योगदान दिया। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि दास प्रथा का अंत किस तरह से होता है। तो दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। बच्चों हमने देखा कि जैकोबिन शासन जब रोबेस्पियर के द्वारा शासन किया जाता है, जिसे हम आतंक के युग के नाम से भी जानते हैं। तो जैकोबिन सरकार के द्वारा कई सुधार उस वक्त किए गए थे, ठीक है, जैसे कि खाद्य पदार्थों की राशनिंग कर दी गई थी, जो मोटा अनाज था वो सभी के लिए खाना अनिवार्य कर दिया था, यानी समानता स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो उसी दौरान जैकोबिन सरकार ने जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किए थे, उनमें से उनका एक कार्य था दास प्रथा का उन्मूलन करना, ठीक है। अब ये दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा की शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी में। इसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े देश थे, उनके नियंत्रण में जो छोटे देश थे, जो कि उनके उपनिवेश थे, कि भाई भारत भी तो 1947 से पहले एक उपनिवेश था ना। किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े देश होते थे, इनके अंडर में जो छोटे छोटे देश होते थे, जो इनके उपनिवेश कहलाते थे, तो ये इनसे क्या करते थे, इन देशों से जो गरीब लोग होते थे उनको दास बना करके ले आते थे और फिर इनको बंधक बना करके, बंधुआ मजदूर बना करके अपने अधीन रखते थे और इनसे बागानों में या कारखानों में इनसे काम लेते थे। यानी ये क्या थे? दास थे, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ समझ में आई आपको कि दास क्या थे। अब ये जो दास प्रथा थी, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई और अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ फ्रांस के संदर्भ में, ठीक है। वैसे तो पूरे यूरोप में थी उस वक्त दास प्रथा प्रचलित, लेकिन अपन देख रहे हैं फ्रांस की क्रांति को। तो जो कैरेबियाई उपनिवेश थे, जो फ्रांस के उपनिवेश थे, जैसे कि मार्टिनिक, गौडेलोप, सैंट डोमिंगो, ये तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण क्या थे? महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तो अपरिचित और दूर देश में जाने और काम करने के लिए यूरोप के लोग तैयार होते नहीं थे। तो अब इन बागानों में काम करने के लिए लाया किसे जाए? तो ये क्या करते थे? इस कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के मध्य एक त्रिकोणात्मक दास व्यापार चला करता था, ठीक है। ये लोग अपनी श्रमिकों की कमी पूरा करने के लिए, जो अफ्रीका महाद्वीप था और ऐसे कई देश थे, यहाँ से दासों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। फ्रांसीसी जो सौदागर होते थे वो उनके बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज़ लेकर जाते थे। वहाँ के जो स्थानीय सौदागर होते थे उनसे दास खरीदते थे, उनको दाग देते थे, उनको हथकड़ियाँ डाल करके क्या करते थे? जो कैरेबियाई देश थे वहाँ लेकर आ जाते थे, ठीक है। हिंद महासागर के जो मध्य की साइड कुछ देशों का समूह था, उन्हें कैरेबियाई देश कहा जाता था। अभी हम लोकेशन देखेंगे मानचित्र में। तो इस तरह से दासों का व्यापार बच्चों होता था। दास श्रम के बल पर ही यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की जो बढ़ी हुई मांग थी जनता की, उसको पूरा कर पाना संभव होता था। और इसी के कारण ही जो बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह थे, वो इन फलते फूलते व्यापार के कारण ही कुछ ही दिनों में संपन्न नगर बन गए थे। तो ये उस समय की परिस्थिति दिखा रखी है कि नील, कॉफ़ी, इनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? कैरेबियाई देशों में खेती हो रही है, लेकिन खेती में क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। यूरोप के लोग काम करने को तैयार नहीं है, तो मजदूर लाएं कहाँ से? तो मजदूर लाए जा रहे हैं अफ्रीका से, है ना, दास बना करके लोगों को। तो दासों का क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है, ठीक है। और यूरोप इन दासों की मेहनत के कारण, मजदूरी के कारण संपन्न होता जा रहा है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हैं कैरेबियाई देश, अंध महासागर के इधर, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। अब एक बार देख लेते हैं नान्ते का बंदरगाह। ये देखिए, यहाँ पर यूरोप में ये है फ्रांस, ये फ्रांस की सीमा रेखा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है नान्ते, ठीक है। ऐसा इस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था और कुछ ही दिनों में ये बंदरगाह एक संपन्न नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी यहाँ नगरों का ये जो पूरा नगरीकरण इसका हो गया, इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब आगे देखते हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली में दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों ने विरोध किया।
उनके विरोध के भय से नेशनल असेंबली कभी भी कोई भी कानून दास प्रथा पर नियंत्रण के लिए पारित नहीं कर पाई, परंतु 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांस के जो भी उपनिवेश थे उनमें सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। परंतु यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, क्योंकि आपको पता है 10 वर्ष के बाद, है ना, जब नेपोलियन का शासन आया था, नेपोलियन ने अपना शासन स्थापित किया था फ्रांस में, तो नेपोलियन ने दोबारा से क्या कर दिया, इस दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। क्योंकि नेपोलियन था ना, व्यापारी वर्ग का समर्थन करता था, क्योंकि ये व्यापारी उसे उसकी सेना के लिए क्या देते थे, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते थे। तो बागान मालिकों को अपने आर्थिक साधन साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की उसने क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी। अब देखो, ये निग्रो क्या होते थे, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग होते थे। हालांकि अभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको एज ए गाली वहाँ पर देखा जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, क्या कभी अंत हो पाया इसका? हाँ, अंत हुआ दास प्रथा का। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1848 ईस्वी में। तो हमने क्या देखा, दास प्रथा अमानवीय प्रथा थी, पूरे यूरोप में चली हुई थी। यूरोप इसी के दम पे व्यापार कर रहा था, इसी के दम पे अपनी मांगे पूरी कर रहा था, क्योंकि उनको जो बागान होते थे, नील की खेती होती थी, कॉफ़ी की खेती, उसमें काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए थे, लेकिन यूरोप के लोग तैयार नहीं थे काम करने को। तो अब मजदूरों की कमी को कहाँ से पूरा किया जाए? तो जो अफ्रीका जैसे देश थे, जिनमें कि जो कम विकसित देश थे, लोग थे, गरीब थे, है ना, तो इन लोगों को लाया जाता था। तो अमेरिका, यूरोप और इनके अफ्रीका के बीच में त्रिकोणात्मक व्यापार चलता रहता था। वहाँ दासों के व्यापारी थे, वो इनको दास उपलब्ध कराते थे, अनुबंध होता था इनके बीच में, इतनी अवधि तक वो उनसे काम लेते थे। तो फाइनली दास प्रथा फ्रांसीसी क्रांति के तहत बाद में 1848 में इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। हमारे चैप्टर को हमने 7 वीडियो में पूरा कवर किया है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।